MPNHMCHO 29 मार्च 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पार्ट सेकंड के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमने इसके आंसर की के फर्स्ट पार्ट को पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर किया है और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 100 कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह ऑफिशियल आंसर की है जो कि आपकी ऑफिशियल iForms की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस के। सो यहाँ पर आपके पेपर को पोर्शंस में बांट दिया गया था, जिसमें कि कम्युनिकेबल डिसीजेस को क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट किया गया है। ये वीडियो का पार्ट सेकेंड है, मैं एक बार और आपको बता दूं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बुबोनिक प्लेग। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए हेडेक, बी टायर्डनेस, सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी फीवर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बुबोनिक प्लेग का सिम्टम नहीं है। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज द राइट आंसर। हिंदी में यहाँ पर कहा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बुबोनिक प्लेग का लक्षण नहीं है। सो राइट आंसर इज श्वसन संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड स्पीसीज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द येलो फीवर वायरस। सो इनमें से कौन सी आर्थ्रोपोड स्पीसीज है जो प्राइमरली या प्राथमिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है येलो फीवर वायरस को ट्रांसमिट करने में। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए एनोफिलिस मॉस्किटो, बी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, सी आयोक्सेट टिक एंड डी ब्लैक लेग्ड टिक। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। हिंदी में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सी आर्थ्रोपोड प्रजाति पीले बुखार के वायरस को प्रसारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सो राइट आंसर इज एडिस इजिप्टी मच्छर। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स। मीन्स चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए वेरिसेला जोस्टर, बी फ्लेवी वायरस, सी इस्चीरिया कोलाई एंड डी पोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेरिसेला जोस्टर। हिंदी में है निम्नलिखित में से कौन सा छोटी माता का कारक जीव है। सो वेरिसेला जोस्टर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रेबीज इन ह्यूमन्स फॉलोइंग एक्सपोजर। मीन्स ह्यूमन में मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सी है रेबीज को फैलने से बचने के लिए। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए अप्लाइंग एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट टू द वुंड, बी इमीडिएट वैक्सीनेशन विथ रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन एंड रेबीज वैक्सीन, सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड डी क्लीनिंग द वुंड थ्रोटली विथ सोप एंड वाटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट वैक्सीनेशन विथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन एंड रेबीज वैक्सीन। हिंदी में है अनाश्रयता के बाद मनुष्य में रेबीज को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। राइट आंसर इज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और रेबीज वैक्सीन के साथ तत्काल टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज द आर्थ्रोपोड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेगास डिसीज। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सेंड फ्लाइज, बी लिक, सी टिक्स, डी ट्राइटोमाइन बग्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ट्राइटोमाइन बग्स। हिंदी में क्वेश्चन है डैश चेगास के रोग जिम्मेदार परजीवी को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार आर्थ्रोपोड हैं। सो ट्राइटोमाइन बग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56,
विच इज़ अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड, मीन्स टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेफाइलोकोकस ओरियस, बी साल्मोनेला टाइफी, सी स्यूडोमोनास एरुगिनोसा एंड डी येर्सिना पेस्टिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में बात करें तो दिया गया था टाइफाइड का कारक जीव कौन सा है? सो साल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच इज नॉट अ कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर क्यू फीवर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स टू ह्यूमन्स? ऑप्शंस आर tick bites, B ingestion of infected foods products, C direct contact with the infected arthropods या blood transfusion, and D inhibition of contaminated aerosols. Right answer is option number C direct contact with infected arthropods या blood transfusion. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में बात करें तो पूछा गया था कौन सा आर्थ्रोपोड से मनुष्यों में क्यों बुखार के संचरण का सामान्य मार्ग नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संक्रमित आर्थ्रोपोड के साथ सीधा संपर्क रक्त आदान। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रीटेबल वेजाइनल कंडीशन विच कैन इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग एन STD? तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कॉमन ट्रीटेबल और वेजाइनल कंडीशन है जो इंक्रीज करता है STD के चांसेस को या STD प्राप्त करने के चांसेस को? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बी क्लेमाइडिया, सी जेनाइटल हर्पीस एंड डी HIV एड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल वेजिनोसिस। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य उपचार योग्य योनि स्थिति है जिससे STD होने की संभावना बढ़ सकती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच स्टेज ऑफ वूपिंग कफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस अनकंट्रोलेबल कफिंग दैट ऑफन एंड्स इन अ वूपिंग साउंड? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इंक्यूबेशन स्टेज, बी कन्वर्जेंट स्टेज, सी पेरोक्सिमल स्टेज एंड डी कैटरेल स्टेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पेरोक्सिमल स्टेज। हिंदी में दिया हुआ था काली खांसी के किस चरण में तीव्र अनियंत्रित खांसी होती है जो अक्सर होपिंग ध्वनि से में समाप्त होती है? सो प्रवेशी अवस्था इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल्स टारगेटेड बाय HIV इज, मीन्स HIV में इम्यून सेल्स कौन सी मेनली टारगेटेड होती है? सो ऑप्शन नंबर ए है B सेल्स, B T सेल्स, C NK सेल्स, D मैक्रोफेजेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B T सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में यहाँ पर दिया गया था HIV द्वारा लक्षित प्रतिरक्षा कोशिकाओं का मुख्य प्रकार है? सो राइट आंसर इज T कोशिकाएं। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का पोर्शन आपके पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, डैश इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट occurs when the median nerve which runs from the forearm into the palm of the hand becomes pressed or squeezed at the wrist. सो इनमें से कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कॉमनली होता है मीडियल नर्व के प्रेस होने से या स्क्वीज एट द रिस्ट में स्क्वीज होने से, जो कि फोर आर्म से लेकर हमारी हथेली तक होती है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कंफ्यूजन, बी कार्पल टनल सिंड्रोम CTS, सी मीजोथेलियोमा एंड डी हेमरेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्पल टनल सिंड्रोम। हिंदी में दिया गया था एक सामान्य तंत्रिका संबंधित विकार है जो तब होता है जब मध्यिका तंत्रिका जो अग्र बाहु से हाथ की हथेली तक जाती है, कलाई पर दबती है या ऐंठन होती है, उससे होता है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, डैश इज अ कॉमन रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजुरी
associated with prolonged typing in desk which may indirectly lead to accidents. सो यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से वह कौन सी स्ट्रेस इंजरी है जो कि रिपीटेटिव स्ट्रेस से यहाँ पर होती है, प्रोलॉन्ग्ड टाइपिंग मीन्स लंबे समय तक टाइपिंग करने से होती है, और इनडायरेक्टली लीड करती है एक्सीडेंट्स को. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्पल टनल सिंड्रोम. हिंदी में अगर यहाँ पर बात करें तो हिंदी में दिया गया है डेस्क पर लंबे समय तक टाइपिंग से जुड़ी एक आम अनावर्तित तनाव चोट है जो अप्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना का कारण बन सकती है. सो राइट आंसर इज कार्पल टनल सिंड्रोम. क्वेश्चन नंबर 63 है, डैश इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड. मीन्स वर्ल्ड वाइड जो ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज है वो कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए है हाइपोथायरॉयडिज्म, बी कैटेरेक्ट, सी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डी डिमेंशिया. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कैटेरेक्ट. कैटेरेक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस. हिंदी में दिया हुआ है, दुनिया भर में अंधेपन का सब प्रमुख कारण कौन सा है. सो मोतियाबिंद इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट एंड डायग्नोज CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज. सो इनमें से कौन सा वह अल्ट्रासाउंड है जो पिक्चर क्रिएट करता है या पिक्चर बनाता है हार्ट की और डायग्नोस करता है या निदान करता है कोरोनरी हार्ट डिसीज का. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए चेस्ट एक्सरे, बी कोरोनरी एंजियोग्राफ, सी इकोकार्डियोग्राम एंड डी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इकोकार्डियोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हृदय की छवि बनाने और CAD का निदान करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है. सो राइट आंसर इज इकोकार्डियोग्राम. क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश जीन म्यूटेशन इज कनेक्ट्स टू अ कंडीशन कॉजिंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिसीज. मीन्स इनमें से कौन से जीन के म्यूटेशन होता है जो कि कनेक्शन रखता है कॉजिंग हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज से कनेक्शन रखता है. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए CETP जीन म्यूटेशन, बी LDLR जीन म्यूटेशन, सी ADBR2 जीन म्यूटेशन एंड डी PPARG जीन म्यूटेशन. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, LDLR जीन म्यूटेशन. हिंदी में दिया हुआ है, डैश जीन उत्परिवर्तन उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग पैदा करने की स्थिति से जुड़ा है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, LDLR जीन उत्परिवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ एपिलेप्सी. मीन्स इनमें से कौन सा इन्फेक्शन का टाइप है जो कि एपिलेप्सी के इन्फेक्शन को उत्पन्न करने के साथ नहीं होता है या उत्पन्न करने से नहीं जुड़ा है. सो ऑप्शंस आर न्यूरोसिस्टिसिरोसिस, बी मेनिंजाइटिस, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी इंसेफेलाइटिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा. हिंदी में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संक्रमण मिर्गी के विकास से जुड़ा नहीं है. सो इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67 है, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना एक्सेप्ट. सो इनमें से 3 एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं लेकिन एक को छोड़कर. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, बी स्वेटिंग, सी सडन लॉस ऑफ हेयर, डी डिजीनेस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सडन लॉस ऑफ हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. यहाँ पर 67 को हिंदी में बताया गया है कि निम्नलिखित को छोड़कर एंजाइना के लक्षण हैं. सो अचानक बाल झड़ना, इस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी एंजाइना के लक्षण हैं. क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन डिस्क्राइब द लो वेट फॉर हाइट. सो इनमें से कौन सा माल न्यूट्रिशन जो यह बताता है लो वेट फॉर हाइट. सो ऊंचाई के अनुसार कम वजन का वर्णन करता है. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए वास्टिंग, बी स्टंटिंग, सी अंडरवेट, डी डेफिशिएंसी
in vitamins and minerals. So right answer is option number A, वास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कुपोषण ऊंचाई अनुसार कम वजन का वर्णन करता है? सो अपव्यय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस इज इम्प्लीकेटेड इन लीडल सिंड्रोम, अ रेयर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंट हाइपरटेंशन? सो निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन लीडल सिंड्रोम में शामिल है, जो वंशानुगत हाइपरटेंशन का एक दुर्लभ रूप है या रेयर प्रकार है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेशन इन द NR3C2 जीन, बी म्यूटेशन इन SCNN1B जीन, सी म्यूटेशन इन ACE जीन, डी म्यूटेशन इन द ABTRI जीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, म्यूटेशन इन द SCNN1B जीन। हिंदी में भी सेम दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन लीडल सिंड्रोम में शामिल है, जो वंशानुगत उच्च रक्तचाप का दुर्लभ रूप है? सो SCNN1B जीन इस जीन में उत्परिवर्तन राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 70 है, द ऑर्गन विच इज particularly affected by severe malnutrition leading to fatty degeneration and functional impairment is, मीन्स कि कौन सा ऑर्गन है जो पर्टिकुलरली अफेक्ट होता है सीवियर माल न्यूट्रिशन में, जो लीड करता है फैटी डिजनरेशन एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाता है? कौन सा वह ऑर्गन है? सो ऑप्शन नंबर ए है स्प्लीन, बी लीवर, सी किडनीज, डी पैनक्रियास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीवर। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, वह अंग जो विशेष रूप से गंभीर कुपोषण से प्रभावित होता है, जिससे वसायुक्त अधपतन और कार्यात्मक हानि होती है। सो यकृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सो यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को अब आपके पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 से इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम? सो इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राथमिक रूप से रिस्पॉन्सिबल है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट या लागू करने के लिए? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में दिया हुआ है, भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स इन मैनी कंट्रीज? सो इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन मैनी कंट्रीज? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, बी प्रोवाइड फंडिंग फॉर आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इनिशिएटिव्स, सी इंश्योर access to quality health care services for all citizens, D increase morbidity. Right answer is option number C, ensure access to quality health care services for all citizens. 72 को हिंदी में है, कई देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर इज सी, सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 73 है, अ टोटल 22 एम्स हैव बीन अनाउंस्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आउट ऑफ विच एम्स आर ऑलरेडी फंक्शनल। मीन्स उनमें से कौन से एम्स थे जो कि पहले से फंक्शन में थे या कार्य कर रहे थे?
मीन्स जब 22 एम्स अनाउंस हुए थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, उससे पहले कितने एम्स थे? 22 होने से पहले कितने एम्स थे? ऑप्शन नंबर ए है 16, बी 6, सी 10, डी 20। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6 एम्स जो थे वो पहले से ही कार्यरत थे। सो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 एम्स की घोषणा की गई है, जिनमें से कितने डैश एम्स पहले से कार्यरत हैं? सो ऑप्शन नंबर बी 6 एम्स पहले से कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच कमिटी लेड डाउन द ब्लूप्रिंट फॉर अ 3-tier सिस्टम टू डिलीवर हेल्थ केयर एट सेंटर्स इन इंडिया बिफोर द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी? सो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से पहले किस समिति ने भारत में केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली को तैयार किया था, यह रूपरेखा तैयार की थी? ऑप्शन नंबर ए है द भोर कमेटी, बी मुदालियर कमेटी, सी चड्डा कमेटी, डी बजाज कमेटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भोर कमेटी। हिंदी में दिया हुआ है कि पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से पहले किस समिति ने भारत में केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी? सो राइट आंसर इज भोर कमेटी, भोर समिति। क्वेश्चन नंबर 75 है, सजेस्ट अ की एडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कैंसर स्क्रीनिंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड रिस्क फैक्टर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सो जोखिम कारक मूल्यांकन और प्रबंधन को शामिल करने के लिए कैंसर जांच गतिविधियों में को व्यापक बनाने का एक मुख्य लाभ सुझाएं? ऑप्शन नंबर ए है इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू कैंसर स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर हायर रिस्क पॉपुलेशंस, बी इट हेल्प्स टू फाइंड कैंसर एट अर्ली स्टेज बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, सी इट लीड्स टू हायर कॉस्ट associated with cancer prevention, and D it increase the complexity of healthcare services. So right answer is option number B, it helps to find cancer at early stage before the symptoms appear। हिंदी में है जोखिम कारक मूल्यांकन और प्रबंधन को शामिल करने के लिए कैंसर जांच गतिविधियों को व्यापक बनाने का एक प्रमुख लाभ सुझाएं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह लक्षण प्रकट होने से पहले प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ काला आजार, अ डिसीज टारगेटेड बाय द नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम? मीन्स इनमें से कौन सा एक कॉमन सिम्टम है काला आजार डिसीज का? यह डिसीज टारगेट करती है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कफ, बी जॉइंट पेन, सी रस, डी परसिस्टेंट फीवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी परसिस्टेंट फीवर। हिंदी में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार का एक सामान्य लक्षण है जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा लक्षित बीमारी है? राइट आंसर इज लगातार बुखार रहना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम? मीन्स नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का जो प्राथमिक फोकस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग टोबैको कंजप्शन, बी मार्केटिंग टोबैको प्रोडक्ट्स टू चिल्ड्रन, सी कंट्रोल एंड रिड्यूस टू टोबैको कंजप्शन, डी प्रमोट टोबैको कल्टीवेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एंड रिड्यूस द टोबैको कंजप्शन। हिंदी में है कौन सा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक केंद्र बिंदु है? सो राइट आंसर इज सी तंबाकू सेवन पर नियंत्रण करना और कम करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग चाइल्डहुड malnutrition, a public health officer is tasked with designing an intervention. Which of the following strategies would be most effective in addressing this issue? तो यहाँ पर कहा गया है कि बचपन में कुपोषण को कम करने पर केंद्रित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को एक हस्तक्षेप तैयार करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस मुद्दे को संबोधित करने में सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए है
distributing pamphlets on healthy eating habits. B. Implementing a school-based nutrition educational program. C. Conducting awareness campaigns on the importance of exercise. And D. Organizing a community marathon events. Right answer is option number B. Implementing a school-based nutritional educational program. हिंदी में दिया हुआ है कि बचपन में कुपोषण को कम करने का केंद्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को एक हस्तक्षेप तैयार करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस मुद्दे को संबोधित करने में सबसे प्रभावी होगी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्कूल आधारित पोषण शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना। 79 Which stage of national health planning involves the identification, balancing and ranking of priorities by stakeholders? So option number A, monitoring and evaluating. B, programming and implementation. C, priority setting. D, resource planning and budgeting. Right answer is option number C, priority setting. हिंदी में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के किस चरण में हितधारकों द्वारा प्राथमिकताओं की पहचान, संतुलन और रैंकिंग शामिल है? सो राइट आंसर इज प्राथमिकता सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 80 है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज टू रिड्यूस IMR डैश लाइव बर्थ्स। मीन्स IMR को रिड्यूस करना जो कि रूरल हेल्थ मिशन का एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, वो कितने लाइव बर्थ्स पर होता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 10/1000 लाइव बर्थ्स, बी 30/1000 लाइव बर्थ्स, सी 50/1000 लाइव बर्थ्स एंड डी 100/1000 लाइव बर्थ्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 30/1000 लाइव बर्थ्स। हिंदी में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य IMR या शिशु दर को घटाकर डैश जीवित जन्मों तक लाना है। सो 30/1000 जीवित जन्म इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पोर्शन है आपके इस क्वेश्चन पेपर का जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 81 है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस water molecules move from an area of higher concentration to lower concentration across a selectively permeable membrane. This phenomena is most analogous to. So options are option number A, simple diffusion. B, filtering water. C, salt solution. And D, steam distillation. So right answer is option number A, simple diffusion, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिलेक्टिवली बाहर होता है। हिंदी में दिया हुआ है परासरण की प्रक्रिया में पानी के अणु एक चयनात्मक पारगम में झिल्ली में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यह घटना सबसे अधिक निम्न के समान है। तो सरल विसरण। क्वेश्चन नंबर 82 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इंश्रिंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज व्यवस्था किस पार्ट में है संविधान के? ऑप्शन नंबर ए है पार्ट 9, बी पार्ट 10, सी पार्ट 11, डी पार्ट 12। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्ट 9। तो यहाँ पर हिंदी में है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा संविधान के किस भाग में निहित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भाग 9। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट व्हाट डज द टर्म फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट। मीन्स गवर्नमेंट बजट के कॉन्टेक्स्ट में या संबंध में फिजिकल बजट निम्नलिखित में से किसको रिप्रेजेंट करता है या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। बी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। सी टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू। डी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 83 को हिंदी में है, सरकारी बजट के संबंध में या संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द क्या दर्शाता है? राइट आंसर इज राजस्व पर अधिक सरकारी व्यय की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 84 है,
द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज। मीन्स नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सो ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल एंड सतपुड़ा, बी अरावली एंड वेस्टर्न घाट्स, सी ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, डी सतपुड़ा एंड वेस्टर्न घाट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल एंड सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। सो ऑप्शन नंबर ए है विंध्य और सतपुड़ा घाटी के बीच से। विंध्य और सतपुड़ा दो पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी होकर बहती है। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है द अनुशीलन समिति रेवोल्यूशनरी ग्रुप ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल was most active in which part of British India? So ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, सी मद्रास। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बंगाल। हिंदी में दिया हुआ है अनुशीलन समिति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी समूह ब्रिटिश भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक सक्रिय थी। सो बंगाल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर को स्किल बेस्ड में क्लासिफाई किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो स्किल बेस्ड से संबंधित होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 86 है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर करेक्टली। मीन्स इनमें से ब्लड प्रेशर को जो आप मेज़र करते हैं उसके सारे स्टेप्स को सीक्वेंस से जमाइए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3 एंड 4। सो फर्स्ट नंबर पर आपका 2 वाला आएगा, जो कि है इन्फ्लेट द ब्लड प्रेशर कफ टू अ लेवल एबो द एक्सप्रेस्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सेकेंड पे फर्स्ट आएगा, जो कि है प्लेस द स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड पर थर्ड ही एज इट इज आएगा, रिलीज द प्रेशर इन द कफ स्लोली। एंड फोर्थ पर फोर्थ आएगा, जो कि राइट था, नोट द पॉइंट एट विच द फर्स्ट साउंड इन इज हियर्ड सिस्टोलिक एंड द पॉइंट एट विच साउंड इज अपीयर्स डायस्टोलिक। उसे नोट करना है। दैट इज द राइट आंसर। 2, 1, 3 एंड 4 दैट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ योर क्वेश्चन। सो हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर कि रक्तचाप मापने में शामिल चरणों को सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए। सो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। सो इस हिसाब से आप इसे जमा सकते हैं। तो फर्स्ट पे 2 वाला आएगा, एंड देन सेकेंड पे फर्स्ट आएगा, थर्ड पे थर्ड एंड फोर्थ पे फोर्थ आएगा। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है आइडेंटिफाई द गिवन बिलो इमेज। सो इमेज को आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो ये इमेज है ये किस चीज़ की इमेज है, इसे आप ध्यान से देखिए और देखिए कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सो ये इमेज है सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर की ये इमेज है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हिंदी में अगर बात करें तो दिया गया था नीचे दी गई छवि की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है सहली का हीमोग्लोबिनोमीटर। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर फॉर परफॉर्मिंग अ रनिंग सूचर ऑन लॉन्ग स्ट्रेट वॉन्ड्स। मीन्स यहाँ पर आपको अरेंज करना था, जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दर्शाया नहीं गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला था वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला था। सूचर के बारे में जो कि स्ट्रेट वुंड्स होते हैं उनके सीक्वेंस को यहाँ पर जमाना था, जो कि शायद यहाँ पर इमेज थी। तो DBEAFC दैट इज़ द राइट आंसर। हिंदी में भी यहाँ पर यही कहा गया था, जिसके कि यहाँ पर इमेज मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 89 है ऑर्गेनाइज द स्टेप्स इन द एक्यूरेट सीक्वेंस फॉर द प्लेसमेंट ऑफ PPIUCD। PPIUCD को जो एक्यूरेट तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना था, इसके प्लेसमेंट को ऑर्गेनाइज करना था सीक्वेंस से। तो इसका राइट आंसर था A, B एंड C। दैट इज द राइट आंसर। सो ABC के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया था PPIUCD लगाने के लिए चरणों को सटीक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ABC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 सो
लिखा हुआ है अरेंज द स्टेप्स ऑफ रैपिड डायस्टोलिक टेस्ट RDT फॉर HIV इन करेक्ट ऑर्डर। सो HIV में जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT होता है, उसे सीक्वेंस से जमाना है। सो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जो कि था A, D, B एंड C। सो फर्स्ट पे आपका आएगा A, अप्लाई द पेशेंट्स ब्लड टू द टेस्ट स्ट्रिप। सेकेंड पे आएगा D, एड द बफर सॉल्यूशन टू द सैंपल वेल। फिर सेकेंड पे B, थर्ड पे B आएगा जो कि है वेट फॉर द स्पेसिफाइड टाइम। एंड फोर्थ पे C आएगा, दैट इज द ऑब्जर्व द टेस्ट लाइन्स फॉर HIV एंटीबॉडीज, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में भी दिया गया था HIV के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को चरणों को सही रूप से व्यवस्थित कीजिए। सो राइट आंसर इज ADBC। सो फर्स्ट आपको दिया गया था ए मीन्स यहाँ पर है रोगी के रक्त को परीक्षण पट्टी पर लगाएं, देन नमूने में एक बफर घोल जोड़ें D, एंड देन थर्ड नंबर पर B आ रहा है जो कि निर्दिष्ट समय तक प्रतीक्षा करें, एंड फोर्थ पर C, दैट इज द HIV प्रतिरक्षी के लिए परीक्षण लाइनों का निरीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो इमेज। सो यहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया था, तो उसे आइडेंटिफाई करना था, उसे पहचानना था कि किस चीज़ का इमेज है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का नेबुलाइजर। नेबुलाइजर इज द राइट आंसर। हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया था कि छवि को पहचाने, सो नेबुलाइजर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है मिसेस रोड्रिग्यूज, a 28-year-old woman at 40 weeks of gestational arrives at the maternity unit with contractions. As a part of initial assessment, the healthcare provider decides to perform a per-vaginal examination. During the examination, the cervix is found to be 3 centimeters dilated and 70% effaced. Fetal station is at 1. What is the most appropriate interpretation of this finding? सो यहाँ पर आपको OBG का एक सिनेरियो दे दिया गया है जिसमें कि मिस रोड्रिग्यूज जो है वो आती है 28-year-old वुमेन है जो कि 40 वीक्स गेस्टेशनल एज में है। सो वो मैटरनिटी यूनिट में आती है, उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसका एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल असेसमेंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड टू परफॉर्म एज। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इनका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सर्विक्स उनको 3 सेंटीमीटर डायलेटेड मिला और 70% एफेस्ड मिला। सो फीटल स्टेशन उनको फर्स्ट वाला मिला है। तो व्हाट इज द एप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फाइंडिंग? सो मोस्ट एप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिसिज रोड्रिग्यूज इज अर्ली लेबर, वह अर्ली लेबर में है। हिंदी में दिया हुआ है कि श्रीमती रोड्रिग्ज एक 28 वर्षीय महिला 40 सप्ताह की गर्भावधि में संकुचन के साथ प्रसूति इकाई में आती है। प्रारंभिक आकलन के भाग में के रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रति योनि परीक्षण करने का निर्णय लेती है। जांच के दौरान गर्भाशय ग्रीवा 3 सेंटीमीटर फैली हुई है और 17% और 70% विलोपित पाई गई। फीटल स्टेशन 1 पर है। इन निष्कर्षों की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती रोड्रिग्ज समय से पहले प्रसव पीड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यहाँ पर आपको मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर विद देयर कोरिस्पोंडिंग बेनिफिट्स। सो कंगारू मदर केयर के यहाँ पर बेनिफिट्स को आपको यहाँ पर मैच करना है। तो जिसमें सामने आपके फर्स्ट वाली रो में आपको कंपोनेंट दिए गए हैं और सेकेंड वाली जो आपका कॉलम्स है उसमें बेनिफिट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट पे है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बी एक्सक्लूसिव बीस्ट फीडिंग, सी सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एंड सामने आपको दिया हुआ है उसके जो भी बेनिफिट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें है 1 का ए, 2 का बी एंड सी का सी, मीन्स 3 का सी। सो 1 का ए है, 2 का बी है एंड 3 का सी है, जो कि राइट आपके सीक्वेंस में जमे हुए हैं। मीन्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट्स का राइट आंसर रहेगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
बेबीज बॉडी टेम्परेचर। बी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसका बेनिफिट है प्रमोशन ऑफ बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट। सी आपका है सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सो जो थर्ड सपोर्टिव इन्वायरमेंट इसका राइट आंसर है इन्हेंस्ड मैटरनल मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हिंदी में भी आपको दिया गया था जिसका कि यहाँ पर कॉलम मिस है, लेकिन इसका राइट आंसर 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी दिया गया है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अ 26-year-old primary gravida at 39 weeks of gestation present to the labor and delivery unit with regular contractions. The cervical dilation of 4 centimeter and the obstetric team observe that the progression of labor through various stages. After reaching full cervical dilation, the patient enters the second stage of labor. During this stage, she experiences the urge to push and fetal descent occurs. Subsequently, the third stage of labor begins, marked by the delivery of the placenta to monitor the uterine contractions and fetal heart rate during labor. And then the obstetrical team utilize a पार्थोग्राफ अ डिवाइस दैट प्लॉट्स दिस पैरामीटर ऑन द ग्राफ। सो यहाँ पर यह आपको सिनेरियो दिया गया था और यहाँ पर पूछा गया था इसके बारे में कि यहाँ पर इनको आपको सीक्वेंस से जमाना है या फिर यहाँ पर दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पार्थोग्राफ प्लांटिंग के उपयोग के सहित रोगी के लिए वर्णित प्रसव के चरणों को सटीक दर्शाता है। मतलब पार्थोग्राफ के अनुसार यहाँ पर रोगी के लेबर के चरणों को कौन सा राइट दर्शाता है सीक्वेंस को। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट स्टेज एंड देन पेंटोग्राफ प्लॉटिंग एंड देन सेकेंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में दिया हुआ था एक 26 वर्षीय प्राइमी ग्रेविडा 39 सप्ताह की गर्भवती में नियमित संकुचन और 4 सेंटीमीटर के गर्भाशय ग्रीवा फैलाव के साथ लेबर और डिलीवरी इकाई में आती है। प्रसूति टीम विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रसव की प्रगति का निरीक्षण करती है। पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा फैलाव तक पहुंचने के बाद रोगी प्रसव के चरण में प्रवेश करता है। इस चरण के दौरान उसे धक्का देने की इच्छा का अनुभव होता है और भ्रूण का अवतरण होता है। इसके बाद प्रसव का तीसरा चरण शुरू होता है जो कि प्लेसेंटा के प्रसव द्वारा चिन्हित होता है। इस प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय के संकुचन और भ्रूण की हृदय गति की निगरानी करने के लिए प्रसूति टीम एक पार्थोग्राफ का उपयोग करती है, एक उपकरण जो इन मापदंडों का एक ग्राफ पर प्लॉट करता है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पार्थोग्राफ प्लांटिंग के उपयोग सहित इस रोगी के लिए वर्णित प्रसव के चरणों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ला चरण, पेंटोग्राफ प्लांटिंग दूसरा चरण एंड तीसरा चरण। पहला चरण पेंटोग्राफ प्लांटिंग दूसरा चरण एंड तीसरा चरण, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पर एक इमेज आपको दिया गया था और पूछा गया था कि इसको सीक्वेंस से जमाएं। सो इसका जो राइट आंसर था वो था 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 94, जो कि यहाँ पर आपकी जो आंसर की है उसमें मिसिंग है। सो इसका राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसे एक और पोर्शन में यहाँ पर बांट दिया गया था जो कि था एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आपके एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन नंबर 96 से आपके पेपर में इंक्लूड किए गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 96 जो था वो था सिलेक्शन द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे दैट द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मीन्स जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकेंड वर्ड से जैसे रिलेटेड है वैसे ही जो फोर्थ वर्ड है वो थर्ड वर्ड से वैसे ही रिलेटेड है। सो यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का एंगल से जो संबंध है वही स्केल का डैश से है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए आर्स, बी डायमीटर, सी सेक्टर, डी लेंथ। सो स्केल से लेंथ मापी जाती है तो लेंथ इसका जो राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सो चांदा कोण, सो स्केल लंबाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, अमित सेज प्रीति's ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू अमित। मीन्स अमित कहता है कि प्रीति का भाई ओनली, अकेला मीन्स एकलौता, सन है मेरे पिता का, या मेरे पिता का एकमात्र बेटा है। सो प्रीति कैसे रिलेटेड है अमित से। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टर, बी मदर, सी डॉटर, डी वाइफ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो प्रीति का भाई है वो उसके पापा का एकलौता बेटा है। सो अमित जो है वो उसका ब्रदर है और प्रीति उसकी सिस्टर है। हिंदी में दिया हुआ है, अमित कहता है प्रीति का भाई मेरे पिता का एकलौता पुत्र है। सो प्रीति अमित से कैसे संबंधित है, तो बहन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो 5 फ्रेंड्स राम, सैम, पैम, हेम एंड जेम आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। राम sits exactly between Pam and Jem. No one sits to the left of the Sam. 3 people sit between Sam and Pam. Who sits to the immediate left of Jem? So option A Ham, B Sam, C Pam, D Ram. So the right answer of this question is option number A, Ham. Ham is the right answer. हिंदी में दिया हुआ है, 5 मित्र राम, सैम, पैम, हेम और जेम उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। राम, पैम और जेम के ठीक बीच बैठा है। सैम के बाईं ओर कोई निश्चित बैठा है, सैम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। सैम और पैम के बीच 3 लोग बैठे हैं। जेम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। सो राइट आंसर इज हेम, ऑप्शन नंबर ए, हेम। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। मीन्स इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो कि सीक्वेंस है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओरिजिन, डेलिब्रेटेल स्ट्रक्चर, बी फॉर्म यूजुअली ओरल, सी एक्यूरेसी ऑफन डिसॉर्टेड मे बी रूमर्स एंड गॉसिप्स, एंड डी फ्लो अनऑफिशियल चैनल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओरिजिन, डी डेलिब्रेटेल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसमें यही भी इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। सो 4 वर्ड्स आर गिवन आउट विच ऑफ वन इज स्पेल्ड करेक्टली, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। मीन्स ये 4 वर्ड्स में से किस वर्ड की स्पेलिंग राइट है, ये आपको यहाँ पर चुनना था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, चिकनेरी या चिकनेरी इज द राइट आंसर। सो ये आपका राइट आंसर होने वाला था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, जो कि सेकेंड पार्ट था 29 मार्च 2024 के MPCHO की ऑफिशियल आंसर की। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन अपकमिंग एग्जाम्स में श्योर हो सके और आप ऐसी वीडियोज़ को देख और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। सो फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।